कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीष्म की कहानी कर्कशा लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कर्कशा सुनिए वैदेही के स्वर में। जवानी में दो दो भोग चुकने के बाद अब बुढ़ापे में तीसरी करने की मंशा है क्या? कृशकाय कंकाल स्वरूपा पत्नी की कर्कश आवाज सुनकर प्रोफेसर साहब को काट सा मार गया। उनकी पत्नी की तनी भ्रकुटी और कोठरों से बाहर निकलने को बेचैन आंखें देख लग रहा था कि अब कुछ ही पलों में वह प्रोफेसर साहब की कमीज के कॉलर पर झूलते हुए उनके गाल पर चांटा जड़ देगी। ठगे से खड़े पिता तुल्य प्रोफेसर साहब के दोनों हाथ में फंसी अपनी हथेलियों को निकाल पत्नी के सामने निरीह दीनहीन से प्रोफेसर साहब की आंखों में भरपूर दृष्टि डालने के बाद सुमन सड़क पर खड़ी टैक्सी के अंदर बैठ गई। जाओ बेटी, खुदा हाफिज। प्रोफेसर साहब के अनसुने शब्दों को कानों में महसूस कर सुमन ने दोनों हाथ जोड़ मानसिक प्रणाम करते उनसे विदा ली। मुश्किल से 5 माह भी उसे प्रोफेसर साहब के बंगले के एक हिस्से में किराए से रहते हुए अभी नहीं बीते थे कि प्रोफेसर साहब की शंकालु पत्नी के आचरण व्यवहार के कारण सुमन को उनका बंगला छोड़कर दूसरी जगह रहने जाना पड़ रहा था। रिटायर्ड प्रोफेसर साहब अपनी कर्कशा पत्नी को जिस तरह से झेलते थे वह बड़े धैर्य की बात थे। वे कितने विद्वान और सरल हृदय के हैं यह अनुमान लगाना भी कठिन है। अस्पताल में दिन रात की असमय लगने वाली ड्यूटी में खटने वाली डॉक्टर सुमन को रात बिरात कुछ घंटे ही प्रोफेसर साहब के बंगले में बने मेहमानों के उस फ्लैट नुमा कमरों में बिताने पड़ते थे जिसे प्रोफेसर साहब अपनी कर्कशा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हमेशा किसी न किसी को किराए पर देकर अपने आसपास चहल पहल और आत्मीयता पाने को तरसते रहते थे। उनकी इकलौती पुत्री रुखसार के द्वारा प्रेम विवाह कर विदेश में बस जाने के निर्णय ने प्रोफेसर साहब को मर्माहत किया था। उन्हें बेटी के द्वारा विधर्मी के साथ विवाह कर लेना इतना खराब नहीं लगा था जितना उसका विदेश में बस जाना अखरा था। अपने किराएदारों से वे बहुत स्नेह करते, उन्हें वह पारिवारिक सदस्य की तरह मानते और कुछ हद तक अपनी पुत्री की कमी को पूरा करते थे। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित प्रोफेसर साहब के शानदार बंगले के आसपास का खुला वातावरण मनमोह लेने के लिए पर्याप्त था। इसीलिए सुमन ने अस्पताल से पर्याप्त दूरी होने पर भी यहाँ रहना पसंद किया था। गांव से शहर आए उसे लगभग 8 वर्ष पूरे होने जा रहे थे, किंतु शहर की व्यस्त एवं भागम भाग वाली जिंदगी से वह स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाई थी। उसे शहरी जीवन बेहद कृत्रिम और उबाऊ लगता था। मैडम, बसंत कुंज में ग्रीन पार्क बताया था ना आपने? हाँ, टैक्सी चालक के प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देने के बाद सुमन पुनः अपने भूतपूर्व हो चुके मकान मालिक प्रोफेसर साहब के ख्यालों में खो गई। प्रोफेसर साहब अपनी बालकनी में रखे गमलों में उगे गुलाब, डेलिया इत्यादि फूलों से इस तरह बातें करते जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। बंगले का लान बागवानी में उनकी भरपूर रुचि को दर्शाता। गुलाब, डेलिया इत्यादि पता नहीं कितने देशी विदेशी किस्म के फूलों के पौधे उन्हें हमेशा तरोताजा रखते थे। शायद इसी वजह से अपनी कर्कशा पत्नी का हर समय का रूखा व्यवहार उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता था। बंगले में काम करने वाली
मैरी से कुछ कहना या बात कर लेना भी उनकी शंकालु पत्नी को नागवार गुजरता था। फिर भी प्रोफेसर साहब उससे बोलते बात करते थे। दूर परदेश में रहने वाली अपनी पुत्री रुखसार की छवि वह उसके चेहरे में तलाशते रहते। आज प्रातः जब वह सलवार सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा डाले अस्पताल के लिए निकल रही थी, तब प्रोफेसर साहब ने उसे देखकर कहा था, डॉक्टर बेटी, रुखसार के ऊपर भी काला सूट बहुत जमता था। तुम भी जब काला दुपट्टा पहनती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसी समय प्रोफेसर साहब की पत्नी काला बुर्का पहने कहीं जाने के लिए घर से निकली थी। शायद प्रोफेसर साहब के द्वारा कहे गए बाद के शब्दों को उन्होंने सुन लिया था। तभी वह भड़कती आग की तरह प्रोफेसर साहब को ऐसी जली कटी सुनाने में लग गईं कि वह बेचारे शर्म के मारे गड़ से गए। वह एक पल भी रुके बिना गेट खोलकर अस्पताल के लिए निकल गई। जब वह अस्पताल से देर शाम लौटी, उसी समय प्रोफेसर साहब की पत्नी ने उसे कल तक फ्लैट खाली कर देने का अपना हिटलरी आदेश सुना दिया था। एकाएक किराए पर दूसरे फ्लैट की तलाश कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। फिर भी दिन भर की थकान के बाद रोज की किचकिच से वह बचना चाह रही थी। हाथ मुंह धोए बिना बंगले से लगभग 4 फरलांग दूर स्थित पीसीओ तक पैदल गई। उसने अपने 2-4 परिचितों से किराए के किसी फ्लैट या रूम की बात की। इतनी जल्दी किराए पर फ्लैट तो उसे नहीं मिल सका। हाँ, उसकी अस्पताल की सहयोगी डॉक्टर मित्र कंचन ने उसे तब तक अपने पास रहने का ऑफर दिया जब तक और कहीं उसे किराए पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती। कंचन से संतोषजनक बात होते ही सुमन वापस आकर अपनी नाम मात्र की गृहस्थी, जिसमें ज़्यादातर किताबें थीं, 2 सूटकेसों में भरी, बिस्तर होल्डॉल में बांधा और छोटा मोटा सामान एक बड़े थैले में रख अपनी गृहस्थी समेट ली। बहरी के लड़के से टैक्सी किराए पर मंगाने के बाद वह प्रोफेसर साहब के लाख रोकने के बावजूद कंचन के बसंत कुंज स्थित निवास के लिए चल पड़ी। सुमन के अचानक फ्लैट खाली कर जाने से प्रोफेसर इनायतुल्लाह के चेहरे पर खामोशी सी छा गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे रुखसार की अंतिम विदाई हो गई हो। पिछली बार जब रुखसार भारत आई थी तब बोली थी, अब्बा, डॉक्टर सुमन को फ्लैट छोड़कर कभी मत जाने देना। डॉक्टरनी किराएदार रहते मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ। आय हाय, ऐसी भी क्या मनुष्य तोड़ रखी है जी आपने। ज़्यादा रंज हो रहा हो तो बुला क्यों नहीं लाते अपनी उस डॉक्टरनी को, या खुद उसके साथ क्यों नहीं चले गए। हाय अल्लाह, कैसा जमाना आ गया है। अरे कुछ तो बुढ़ापे का लिहाज करो, शर्म तक नहीं आती है। अरे मैं पूछने आई थी, खाना खाओगे या ऐसे ही सो जाने का इरादा है। लगा दो। इनायतुल्लाह 2 शब्द ही बोले। इससे आगे वह बेचारे बोलते भी क्या। जानते थे जितना ज़्यादा बोलेंगे उससे कई गुना अधिक उन्हें सुनना पड़ेगा। लाइलाज नासूर की भांति करकशा बीवी का साथ उनकी मौत के बाद ही छूटेगा। प्रोफेसर इनायतुल्लाह मन ही मन बुदबुदाए, काश उस रात मैं अस्पताल में ही रुक गया होता। कुछ देर को वह अपने अतीत में खो गए। चांद सी खूबसूरत लड़की से निकाह कर इनायतुल्लाह फूला नहीं समा रहा था। कॉलेज में मिली नई नई लेक्चररशिप और नवोढ़ा बीवी, दोनों का एक साथ मिलना इतना प्रफुल्लित कर गया कि साल के 12 महीने पंख लगाकर कब और कैसे उड़ गए उसे कुछ पता ही नहीं चला। शादी की पहली सालगिरह की पार्टी के दरमियान ही परवीन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तत्काल परवीन को मैटरनिटी होम में भर्ती करा। इनायत घबरा उठा। पता नहीं क्या बला आ गई थी। साथ के मित्रों के यह समझाने पर
कि वह अब बाप बनने जा रहा है, इनायत खुशी से झूम उठा था। परवीन को अस्पताल में भर्ती हुए 1 सप्ताह हो चुका था, किंतु उसके पेट में पुनः वैसा दर्द नहीं उठा। गायनेकोलॉजिस्ट ने परवीन को कंप्लीट बेड रेस्ट में रहने की सख्त हिदायत दी। फलस्वरूप परवीन 24 घंटे अस्पताल के प्राइवेट कॉटेज में रहती। इनायत उसके साथ हर समय रहता। इनायत अपनी बीवी के कष्ट को देखकर परेशान हो उठता। फूल सी कोमल और चांद सी सुंदर बीबी के फूले पेट को देखकर उसे कभी खुशी होती तो कभी अपने आप पर गुस्सा आता। ऐसी भी क्या जल्दी थी? कम से कम 3 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए था। अभी से बाल बच्चों के चक्कर में पड़ना उसे अजीब सा महसूस कराता। उसकी ससुराल से परवीन की माँ और उसकी छोटी बहन नीलोफर परवीन की देखभाल के लिए आ चुकी थी। इनायत कॉलेज की ड्यूटी के बाद अपना सारा समय परवीन के साथ बिताता। उसे अपनी बीवी की हर पल चिंता बनी रहती थी। डॉक्टर की सारी हिदायतें और दवाएं देने का समय उसे हमेशा स्मरण रहता। मजाल है जो परवीन अपने मन की कर जाए। जोर से नहीं, प्यार से बांध रखा था इनायत ने उसे। एकांत के क्षणों में जब अस्पताल के उस प्राइवेट कॉटेज में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं होता, तब इनायत परवीन को प्यार करते हुए देर तक उसके गर्भ में पल रही अपनी औलाद से बातें करते रहते, जो जल्दी ही संसार में आने वाला था। एक दिन हल्की बारिश में भीग जाने से इनायत को फ्लू हो गया। उसकी ऐसी हालत देख डॉक्टर ने उसे परवीन से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि परवीन को फ्लू या खांसी आना बेहद हानिप्रद था। अतः यह तय हुआ कि परवीन की अम्मी रात में परवीन के पास रुकेंगी और इनायत घर में। नीलोफर इनायत की साली, जो उम्र में परवीन से यद्यपि पूरे 2 वर्ष छोटी थी, किंतु कद काठी में बराबर की लगती थी और सुंदरता में भी वह अपनी बहन से किसी मायने में 19 नहीं थी। एकांत की पहली रात सोने से पहले जीजा साली के बीच वैसी ही नोकझोंक हुई जैसे दिन में सभी के सामने होती रहती थी, जिसे इनायत ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। परंतु जब दूसरी रात तेज बारिश के समय बिजली एकाएक गुल हो गई, तब टॉर्च ढूंढते नीलोफर इनायत से टकराकर उसे अपने ऊपर लिए नीचे गिर पड़ी। तब संभलते संभलते नीलोफर के शरीर का भार और स्पर्श से इनायत अजीब सा महसूस कर रह गया। मोमबत्ती की रोशनी में इनायत और नीलोफर ने बिना बिजली के खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नीलोफर खाना खाते हुए इनायत के चेहरे को कनखियों से अलग अंदाज में देखती रही। देर रात तक बिजली नहीं आई। मौसम एकाएक अपना रुख बदलकर तूफानी हो चुका था। तेज बारिश के साथ हवा भी तेज चल रही थी। इनायत को परवीन की चिंता हो रही थी। यद्यपि अस्पताल में जनरेटर की सुविधा थी, फिर भी वह चिंतित हो उठा। बिजली आने की उम्मीद छोड़ कुछ देर बाद इनायत सो गया। आधी रात के बाद अचानक इनायत को लगा जैसे कोई और उसके साथ उसके बेड पर लेटा हो और वह चौंक उठा। उसने अपने हाथ से टटोला, कौन? नीलोफर तुम यहाँ? इतना ही इनायत कह पाया था। हाँ दूल्हे मियाँ, इस तूफानी रात के अंधेरे में मुझे अकेले डर लग रहा है। मुझे अपने साथ लेटा रहने दीजिए। कहते कहते नीलोफर इनायत से सटती चली गई। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। तभी तेज बिजली कौंधी। एक पल की रोशनी में नीलोफर की संगमरमरी देह यष्टि को देख
इनायत तो क्या, कोई भी अपने होश खो बैठता। बस एक यही गलती उसके शेष जीवन के लिए अभिशाप बन गई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। नीलोफर पागलों की हद तक उसे चाहने लग गई थी। जवानी के इशारे में इनायत भी उसकी चाहत के पीछे झुकता चला गया। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सच एक दिन दुनिया के सामने उजागर हो ही जाता है। अस्पताल से परवीन के घर आने के कुछ बीते दिनों की सारी घटनाएं एक एक कर परवीन को पता चलती गईं। अपने प्रति इनायत की इस बेवफाई को वह सहन नहीं कर पाई और सदा के लिए इनायत से नाता तोड़ अपने बेटे के साथ मायके चली गई। सावन के अंधे इनायत ने परवीन को तलाक देकर उसके परिवार वालों के विरोध के बावजूद नीलोफर से दूसरा निकाह कर अपना शेष जीवन उसके नाम गिरवी रख दिया। जवानी का यह भूत जब 2-4 साल बाद उतरा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीलोफर ने एक बेटी को कठिन ऑपरेशन के बाद जन्म दिया। कालांतर में वह कमजोर व चिड़चिड़े स्वभाव की होती चली गई। इसी दौरान उसे टीबी भी हो गई। लंबे इलाज के बाद उसे टीबी से तो मुक्ति मिल गई, किंतु उसका स्वास्थ्य पहले जैसा कभी नहीं बन पाया। उल्टे वह बेहद चिड़चिड़ी और कर्कश स्वभाव की हो गई। नीलोफर की बीमारी के कारण इनायत ने अपनी बेटी रुखसार को बोर्डिंग स्कूल में रखवा दिया था। रुखसार अपने आगे की सारी पढ़ाई हॉस्टल में ही रहकर पूरी करती रही। इनायत अपनी भूल और परवीन के साथ अपनी जवानी के दिनों में की गई बेवफाई के कारण स्वयं को उसका अपराधी मानता। नीलोफर के तानों और गालियों को वह अपने ऊपर दंड की तरह लेता और प्रायश्चित करता। परवीन आज अपने बलबूते पर एक अच्छे पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी और उसका बेटा अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर, जिसके हालचाल बहुत मुश्किल से इनायत को मिल पाते थे। इनायत ने सुन रखा था कि उसका बेटा उससे घोर नफरत करता है। अपनी अम्मी के संघर्ष भरे जीवन और उसके द्वारा उसकी अम्मी के साथ की गई बेवफाई उसके बेटे के मन में घृणा भरने के सिवाय और क्या दे सकती थी। उसने जो किया था उसे आगे भोगना ही था। कॉलेज से उसके रिटायरमेंट के बाद बेटी रुखसार अपने बचपन के दिनों के एक हिंदू मित्र से प्रेम विवाह कर अपने पति के साथ इंग्लैंड में बस चुकी थी। उसका पति पहाड़ी पंडित है जो लंदन के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। 1-2 साल में वह अपने पति व बच्चों के साथ आ जाती थी। बेटी थी, शायद इसीलिए रुखसार अपने बूढ़े माँ बाप के हाल चाल सप्ताह में 1 या 2 बार फोन से जरूर पूछ लेती थी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, लो याद करते ही फोन आ गया। इनायत प्रसन्न हो मन ही मन बोला। उसने फोन उठाकर हेलो किया। दूसरी ओर से रुखसार का चिर परिचित ताजगी भरा स्वर उसे अपने कानों में सुनाई दिया। हेलो अब्बा, मैं रुखसार। कैसी कट रही है? अम्मी कहाँ हैं? एक साथ उसने 2 सवाल कर इनायत को विचलित सा कर दिया। बोल बेटी बोल, तू कैसी है? हम बुढ़े बुढ़ी ठीक हैं। ठीक हैं अब्बा, अम्मी को भी फोन पर बुलाइए। अच्छा बुलाता हूँ। अरे सुनो, रुखसार की अम्मी, रुखसार का फोन है, जल्दी आओ। हाँ बेटी, तेरी अम्मी आ रही हैं। और सुनो, डॉक्टर साहब ठीक हैं? इस वक्त वह कहाँ पर हैं? इनायत अपने दामाद को डॉक्टर साहब कहता था। अभी अस्पताल गए हुए हैं। हाँ हाँ बेटी, वहाँ पर तो अभी दिन होगा, यहाँ तो रात के 10 बजने को हैं। अब्बा, डॉक्टर सुमन के क्या हाल चाल हैं? उनको मेरा आदाब कहिएगा। वो तो ले बेटी, तेरी अम्मी आ गई, अम्मी से बात कर लो।
इनायत के चेहरे पर रुखसार के फ़ोन के आ जाने से खुशी छा गई। वृद्धावस्था में माता पिता संतान के द्वारा आत्मीयता से हालचाल पूछ लेने मात्र से भी परम संतोष का अनुभव करते हैं। नीलोफर की सारी खरी खोटी बातें भूल रात्रि भोजनोपरांत बेटी से बात कर लेने के सुख को अपने साथ लिए प्रोफेसर साहब सो गए। सुबह सवेरे से वही रोज की जैसी जिंदगी शुरू हुई। इनायत अपनी आदत के अनुसार प्रातः जल्दी 2 किलोमीटर घूमकर वापस आ चुका था। नीलोफर मेहतरानी के ऊपर किसी बात को लेकर चिड़चिड़ा रही थी। उसने अंकुरित चने मुट्ठी में लेकर एक एक कर चबाने शुरू कर दिए और लॉन में रखे गमलों को पाइप में आ रहे पानी से सींचने लग गया। अरे बच्चात, अगर तूने इस बुढ़ापे में अपनी सास का ख्याल नहीं रखा तो तुझे अल्लाह मियाँ भी नहीं बख्शेंगे। नीलोफर का तीखा स्वर इनायत के कानों में पड़ा। जी बीबी जी, आगे से ख्याल रखूंगी। यह मरा सा स्वर मेहतरानी का था। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। एकाएक इनायत इस वार्तालाप को सुन उन दिनों की ओर चला गया जब उसकी अम्मी जान जीवित थीं, जो अपने इकलौते बेटे इनायत के पास कभी कभार मोहवश गांव से शहर चली आती थी। तब इसी नीलोफर के तेज तर्रार रूखे स्वभाव के कारण ही उनकी वृद्ध अम्मी उनके पास ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाती थी। किसी न किसी बहाने को लेकर गांव वापस चली जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनके बेटे और बहू के बीच कोई तनाव पैदा हो। नीलोफर के कारण ही वह कभी अपनी अम्मी से खुलकर बात नहीं कर सकता था। नीलोफर से आंख बचाकर ही वह अपनी अम्मी के पास आ पाता था। मजाल है कि वह अम्मी के पास ज़्यादा देर रुक पाए। बीबी के कर्कश व्यंग बाणों के कारण वह सदैव ऐसा महसूस करता जैसे वह अपनी सगी माँ से नहीं मिल रहा था, बल्कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो। सुबह सवेरे नाश्ते की टेबल पर 2 पल के लिए भी अम्मी से मुखातिब हो जरा सी बात करना भी नीलोफर को गवारा नहीं था। कॉलेज से वापस लौटने के बाद से सोने तक वह 1-2 बार ही अपनी अम्मी से बोल पाता था। इस पर भी साए की तरह मंडराती नीलोफर उसे उल्टा सीधा सुना देती थी और प्रायः अम्मी से इतना लगाव था तो क्यों नहीं उन्हीं के पल्लू से बन जाते। जाओ उन्हीं की गोद में जाकर सो आओ। बीबी के पास अब क्या बचा है, इत्यादि पता नहीं कितनी जली कटी बातें बड़बड़ाती रहती थी। अम्मी को इन सब बातों का आभास न हो पाए इसका वह पूरा ख्याल रखता, किंतु अम्मी की बूढ़ी अनुभवी आंखों से यह सब भला कैसे छिप सकता था। गांव वापस जाते समय अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर वह आशीष देते कहती, बेटा अल्लाह मियाँ पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे, खुश रहो। तब उसकी आंखें भर आती। वह दिल खोलकर रोना चाहता पर रो नहीं पाता। इनायत की आंखें भर आईं। ओफो, क्या करते हो जी, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? गमला पानी से कब का भर चुका है, मुँह पौधा सड़ नहीं जाएगा? नीलोफर की खनकती आवाज से इनायत चौंक पड़ा। उसने पानी के पाइप को क्यारी में डाल दिया। नीलोफर ने इनायत की डबडबा आई आंखें नहीं देखी। नीलोफर की शुरू से अब तक यही आदत तो रही है, जिसने कभी उसकी दशा पर गौर नहीं किया, उल्टे अपने विषैले शब्दों के बाणों से हमेशा उसे मर्माहत किया है। इनायत ने अपने आंसुओं को कुर्ते की बाह से पोंछ लिया। उच्छ्वास लेते हुए उसके मुंह से निकल गया, या अल्लाह, ऐसी बीवी किसी को न मिले जो सिवाय चिड़चिड़ाने के कुछ न करती हो। अजी मियाँ, क्या बुढ़ापे में पूरे सठिया गए हो जो ख्वाम ख्वा बुदबुदाए जा रहे हो? अरे मैं पूछती हूँ कि आज जाकर सब्जी वगैरह लानी भी है कि नहीं? अंदर जाकर वापस लौटती नीलोफर अपना दुपट्टा ऊपर सरकाते हुए बोली,
इनायत ने अपनी बीवी के चेहरे की ओर देखा, जिसके सिकुड़े माथे पर उभरी लकीरें स्पष्ट झलक रही थीं। इस संवेदनहीन औरत ने अपनी सारी सेहत अपने इसी चिड़चिड़े और कर्कश स्वभाव के कारण ही खो दी है। इनायत स्वयं को दिलासा देता कपड़े बदलने अंदर चला गया। आज साप्ताहिक बाजार का दिन था। हफ्ते भर के लिए राशन पानी, साग सब्जी सब उसे लेने जाना पड़ता था। जब तक वह कॉलेज में था, कोई ना कोई छात्र यह कार्य निपटा देता था। इनायत ने 2 थैले अपने साथ लिए, रुपए जेब में रखे और नीलोफर को बताए बिना मंडी की ओर चल दिया। डॉक्टर सुमन को प्रोफेसर इनायतुल्लाह का फ्लैट छोड़े 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके थे। इन 2 माह में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब प्रोफेसर अंकल उसे याद ना आए हों। 2-1 बार फ़ोन से हालचाल जानना चाहा, परंतु फ़ोन पर नीलोफर की आवाज़ सुनकर वह हेलो के आगे कुछ न बोल सकती। वह चाहती तो प्रोफेसर अंकल से मिलने स्वयं उनके बंगले जा सकती थी, परंतु उनके कर्कश स्वभाव की बीवी के कारण वह चाहते हुए भी उनसे मिलने का साहस नहीं जुटा पाई। यहाँ पर उसे स्वयं को मिलने वाले तानों से अधिक प्रोफेसर अंकल की दुर्दशा का भय था। एक दिन जब सुमन अस्पताल से वापस अपने फ्लैट के लिए लौट रही थी, तभी प्रोफेसर अंकल सूचना विभाग की लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों से उतरते दिख गए। उन्हें देखकर सुमन का मन हर्ष से भर उठा। वह रिक्शे पर बैठे बैठे चिल्ला पड़ी, अंकल अंकल। प्रोफेसर साहब ने सुमन की आवाज़ सुन ली थी। उन्होंने मुड़कर दाहिनी ओर रिक्शे पर बैठी सुमन की ओर देखा, जो अपना हाथ हिला हिला कर उन्हें ही पुकार रही थी। हेलो डॉक्टर बेटी। प्रोफेसर साहब सड़क पार करके उसके पास आकर बोले, अंकल कितने दिनों से आपसे मिलने को मन कर रहा था, पर क्या अपनी आंटी के कारण हिम्मत नहीं जुटा सकी ना। प्रोफेसर साहब हंस पड़े। सुमन अपना सिर हिलाकर रह गई। अंकल आप यहाँ लाइब्रेरी में? हाँ बेटी, मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की लिखी किसी पुस्तक की तलाश में आया था। सोच रहा हूँ कि मैं भी पेड़ पौधों की भाषा सीख जाऊं। प्रोफेसर अंकल को खुलकर हंसते देख सुमन भी मुस्कुरा दी। इतनी उन्मुक्त हंसी आंटी के सामने उन्हें भला कहाँ सुलभती। हाँ तो बेटी, मुझे आपके वाहन में लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ सॉरी, आइए आइए ना। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रोफेसर अंकल के एकाएक मिल जाने से हो रही खुशी के कारण उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह शिष्टाचारवश रिक्शे से उतरकर उनसे बातें करें। रिक्शा उन दोनों को बैठाए आगे बढ़ चला। कुछ पल बाद प्रोफेसर साहब बोले, अस्पताल से लौटी हो ना? कहाँ रह रही हो? यहीं पार्क रोड के पास एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति के बंगले में एक फ्लैट ले रखी है। चलिए आपको अपना फ्लैट दिखा दूं। चलते हैं, किंतु एक शर्त है। प्रोफेसर साहब गंभीर मुख मुद्रा में बोले, वह क्या? सुमन शर्त की बात से अटक सी गई। तुमको एक प्याला गर्मा गर्म कॉफ़ी मुझे पिलानी होगी। एक बार फिर प्रोफेसर साहब खुलकर हंस पड़े। सुमन भी अपनी हंसी रोक न सकी। जब दोनों की हंसी थमी तब सुमन बोली, अंकल रुखसार का फ़ोन आया क्या? कैसी है वह? ठीक है, उसका फ़ोन बिना नागा 4-6 दिन में आता है। उसे तुम्हारा चला आना बहुत अखरा था। पूछ रही थी क्यों चली गई। मैं क्या कहता, मैंने कहा अपनी अम्मी से पूछो। पता नहीं उसने पूछा भी या नहीं। प्रोफेसर साहब कुछ देर के लिए अपनी बेटी की याद में खो गए, फिर बोले, वह अपने बच्चों और पति के साथ लंदन में खुश है। सुनो डॉक्टर, वह पहाड़ी पंडित, क्या कठिन सा सरनेम है उसका, बड़थवाल, वह रुखसार को बहुत चाहता है। शुरू में तो मुझे अंदेशा था कि पता नहीं रुखसार का यह प्रेम विवाह आगे चल भी पाएगा या नहीं, परंतु मेरा अंदेशा गलत निकला। रुखसार का हस्बैंड सोमेश बड़थवाल बहुत अच्छा निकला। हाँ सुनो डॉक्टर, रुखसार अब की बार पूरे 1 माह के लिए सपरिवार हिंदुस्तान आ रही है। प्रोफेसर साहब प्रफुल्लित हो उठे थे। अच्छा,
तब तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। सुमन का निवास स्थान आ चुका था। सुमन के मना करने के बावजूद प्रोफेसर साहब ने रिक्शे का किराया चुका दिया। सुमन व उसके वृद्ध मकान मालिक डॉक्टर दंपत्ति के साथ कॉफ़ी पीने व कुछ बातचीत करने के बाद प्रोफेसर इनायतुल्ला अपने बंगले के लिए रवाना हो गए। सुमन प्रोफेसर अंकल को विदा करने के बाद सोचने लगी, प्रोफेसर अंकल कितने अच्छे हैं। उनकी बीवी ठीक उनके स्वभाव के विपरीत। पता नहीं कैसे बेचारे इतने लंबे अरसे से अपने कर्कश स्वभाव की बीवी से निभाते चले आ रहे हैं। उसे प्रोफेसर अंकल पर तरस आ रहा था। इनायत को सुबह घूम कर लौटे 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। अंकुरित चने का नाश्ता, बागबानी और स्नान कर लेने के बाद वह ड्राइंग रूम में आकर कुछ देर आराम करने की गरज से दीवान पर लेट गए। इस दरमियान उसे अपने बीवी का कर्कश स्वर सुनाई नहीं दिया। वह आज हो रहे इस अचंभे से अचंभित थे। सच ही था, इतनी देर में तो कम से कम 2 या 3 राउंड नीलोफर के चल चुके होते। इनायत विचार मग्न था ही कि किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। फिर पहले जैसी शांति छा गई। बर्तन के गिरने के बाद भी नीलोफर शांत बनी हुई है। वह उठा और किचन में आ गया। फर्श पर दूध बिखरा पड़ा था। अब बिल्ले के पुरखे याद किए जाएंगे। इनायत ने फर्श पर औंधे पड़े दूध के बर्तन को उठाकर सिंक पर रख दिया और वापस ड्राइंग रूम में आ गया। कॉल बेल बजी। दरवाजे पर मेहरी थी। इनायत ने उसे किचन में दूध बिखरे होने की सूचना दी। मेहरी अंदर गई और इनायत पुनः दीवान पर लेट गया। तभी अंदर से मेहरी की चीख उसे सुनाई दी। अरे देखिए हुजूर, बीबी जी कैसे कर रही हैं। इनायत अंदर की ओर भागा। क्या हुआ? बेडरूम के बेड पर पड़ी नीलोफर शांत चित्त लेटी हुई थी। उसकी बड़ी किंतु धंसी सी आंखें ऊपर छत को ताक रही थी। नीलोफर क्या हुआ? ठीक तो हो ना? इनायत ने घबरा कर नीलोफर को झकझोरा। नीलोफर की आंखें इनायत की आंखों में झांकने लगीं। नीलोफर की आंखों से आंसू लुढ़क कर कपोलों के पास बह निकले। वह अपने गले को अपने दाहिने हाथ से मालिश से करती हुई अपना सिर ऊपर नीचे कर बोलने का असफल प्रयत्न कर रही थी, किंतु उसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। इनायत ने सहारा देकर उसे बिठाना चाहा, परंतु वह बैठ भी न सकी और पुनः लेट गई। इनायत की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह परेशान हो उठा। उसने तुरंत डॉक्टर सुमन से फ़ोन पर बात की और उसे शीघ्र पहुंचने के लिए कहा। काश डॉक्टर सुमन यहाँ पर इस वक्त होती तो कितना अच्छा होता। इनायत ने अपनी बीवी की ओर देखा। इसी की जिद और दुर्व्यवहार से वह यहाँ से चली गई। जाओ तुम दूध के 2 पैकेट और खरीद लाओ। इनायत ने 20 रुपए मेहरी को देते हुए कहा। मेहरी के चले जाने के बाद वह नीलोफर का बायां हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी मालिश करने लगा। इनायत ने रुमाल से नीलोफर के आंसुओं को पोंछ दिया। लंबे अरसे के बाद उसे नीलोफर की आंखों में अपने प्रति सहानुभूति की विनीत चमक दिखाई दी थी। उसने नीलोफर के माथे पर हाथ रखते हुए उसकी दोनों पलकों को चूम लिया और फिर भावुक हो बोला, नीलोफर तुम जरा भी मत घबराना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अभी डॉक्टर सुमन आ रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। नीलोफर ने अपना दुबला सा सिर हिला दिया। चेहरे पर अंदर को धसी उसकी बड़ी आंखों से अविरल अश्रुधारा पुनः बह निकली। नीलोफर मैंने कहा ना, घबराते नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। इनायत ने अपनी गोद में नीलोफर का सिर रख लिया। उसका माथा दबाते वह उसे दिलासा देने लगा। एक अरसे के बाद वह नीलोफर के इतने नज़दीक आया था। कितनी हल्की और कमज़ोर हो गई है नीलोफर, जो कभी अपने गोरे भरे बदन और सुंदर चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों के कारण अच्छे स्वास्थ्य और सुंदरता का पर्याय मानी जाती थी। वही नीलोफर आज सिर्फ गोरी चमड़ी में लिपटी कंकाल शरीर बन चुकी थी,
जैसे उसके शरीर का सारा मांस सूख चुका हो। कितनी दुबली हो चुकी थी वह। इनायत ने नीलोफर के दोनों हाथ दबाए, उसकी पीठ सहलाई, उसके बालों में अपनी उंगलियों को फंसाकर कंघी सी करते हुए उसे आराम पहुंचाने के साथ वह अपना प्यार उड़ेलने की कोशिश करने लगा। नीलोफर बीते दिनों में अपने शौहर के प्रति की गई जातियों को सोच सोचकर आंसू बहाए जा रही थी। वह मान चुकी थी कि उसके हर दम चीखते चिल्लाते रहने के कारण ही अल्लाह मियाँ ने उससे उसकी आवाज़ छीन ली है। मेहरी के आने की आहट पाकर इनायत ने उसे दूध गर्म कर लेने को कहा। फिर नीलोफर के आंसू पोंछते हुए उसे प्यार करने लग गया। नीलोफर अपने सीधे साधे शौहर के प्यार के वशीभूत हो अपनी जवानी के दिनों की याद में खो गई। कितना सहज और रोमांटिक आलिंगन होता था उन दिनों इनायत का। फिर उसे टीबी हो जाने के कारण डॉक्टर की राय से इनायत ने उसके साथ सोना बंद कर दिया था। तभी से वह भी पहले से कुछ अधिक कर्कश स्वभाव की हो गई थी। इनायत पर वह ख्वाम शक करती रहती थी। इनायत के साथ लंबा जीवन तय कर चुकने के बाद भी वह उसे ठीक से समझ नहीं सकी थी। कॉलबेल के बजने से नीलोफर के विचारों का क्रम टूटा। शायद डॉक्टर सुमन आ गई, मैं देखता हूँ। इनायत एकाएक चहक उठा, फिर उसे स्वयं पर खींच हुई। उसने कनखियों से नीलोफर की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुराने का प्रयास करते हुए, अपना सिर हिलाते हुए इशारे से दरवाजा खोल आने को कह रही थी। इनायत ने डॉक्टर सुमन का बैग लेना चाहा, परंतु उसने उसे अपना बैग पकड़ने नहीं दिया। नमस्ते अंकल, आंटी जी कहाँ हैं? नमस्ते बेटी, आओ अंदर, आंटी बेडरूम में हैं। एकाएक कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। दोनों अंदर बेडरूम में आ गए। बेड पर पड़ी नीलोफर की आंखें सुमन को घूर रही थी। एक पल के लिए डॉक्टर सुमन अस्थिर सी हो गई। उसे लगा जैसे अभी वह कोई तीखा व्यंग भरा बाण चलाकर उसके हृदय को विदीर्ण कर देगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर सुमन ने ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर आला लगाकर हृदय की धड़कनें गिनी, आंखें और जीभ देखी, हाथ पैर हिलाए। फिर वह इनायत से बोली, अंकल, आंटी जी को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाना होगा, शायद इन्हें फालिज मार गया है। फालिज सुनकर इनायत ने मायूसी के साथ पहले डॉक्टर सुमन की ओर फिर नीलोफर की ओर देखा। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुमन की मदद से नीलोफर की सारी जांचें आसानी से हो गईं। समय पर समुचित इलाज मिल जाने से नीलोफर की हालत में सुधार होने लगा। 2 दिन बाद ही सारी रिपोर्टें आ चुकी थीं। नीलोफर को फालिज का अटैक हुआ था। तमाम कोशिशों के बावजूद नीलोफर की आवाज़ पुनः वापस नहीं लौटाई जा सकी। पूरे 1 माह अस्पताल में भर्ती रहने के बाद इनायत नीलोफर को घर ले आया था। इस बीच वह अपनी बेटी रुखसार से उसकी अम्मी के अस्वस्थ होने की बात चतुराई से छुपा ले जाता था। बीते माह में जिस तरह प्रोफेसर साहब ने अपने आप को अपनी बीबी की सेवा शुश्रूषा में लगाए रखा था, जिसे देख डॉक्टर सुमन आश्चर्यचकित थी। कितनी मानसिक प्रताड़ना मिलती थी प्रोफेसर अंकल को अपनी बीवी से, जिसके कर्कश स्वभाव के कारण वह अपने घर किसी को चाहते हुए भी नहीं बुला पाते थे और न ही किसी के घर जा पाते थे। अपनी तमाम खुशियों और रुचियों का गला उन्होंने अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव के कारण घोंट रखा था। उसी बीबी की आवाज़ वापस लौटाने में वे ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं। जिस तरह से प्रोफेसर इनायतुल्ला अपने लॉन में लगे मूक पेड़ पौधों से बातचीत किया करते थे, वैसे ही अब वह अपनी बीवी से बातचीत करते हुए उसकी सारी बातें समझ लेते हैं। डॉक्टर सुमन नियमित प्रोफेसर साहब के बंगले नीलोफर का चेकअप करने जाया करती। प्रत्येक बार वह आंटी जी की आंखों में अपने प्रोफेसर पति के साथ की गई जातियों के लिए पश्चाताप के आंसू पाती। प्रोफेसर साहब को उनकी जी जान से सेवा में लगे देख वह आंटी जी के भाग्य की
मन ही मन सराहना किए बिना न रहती। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।